चंद्रयान 3 वापस क्यों नहीं आएगा, या फिर कोई भी स्पेसक्राफ्ट जब जाता है तो वापस क्यों नहीं आता है। यानी इसमें पावर रहे तब तक ये काम करेगा। उसके बाद ये वहाँ पर बिल्कुल लोनली होकर वैसे ही स्टिल रूप में एक जगह पर रहेगा। सैटर्न का 6th लार्जेस्ट मून एनसेलेडस एक ऐसी स्पेशल जगह है जहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है। यानी वहाँ पर एक्चुअली में बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ हो सकता है। रशिया ने वीनस प्लैनेट पर, जो कि एक्सट्रीमली हॉट प्लैनेट है, जहाँ पर लैंडर कुछ मिनट्स तक ही रह पाता है, तुरंत गल जाता है। तो रशिया ने बहुत सारे स्पेसक्राफ्ट वीनस पर भेजे हैं। राफेलो को एक्चुअली में एक ब्रेन ट्यूमर था जो कि शुरुआती हो रहा था। साल 2001 में मार्क राफेलो, ये जो अपने हल्क वाले एक्टर हैं, उनको एक सपना आया था और सपने में उन्होंने ये देखा था कि उनको ब्रेन ट्यूमर है। और वो बहुत ही ज्यादा विविड ड्रीम था, यानी एक ऐसा ड्रीम जो बहुत ही ज्यादा रियलिस्टिक हो। तो उनको अंदर से बहुत ही ज्यादा अजीब लगा। वो इसी ड्रीम के चलते, आप यकीन नहीं करोगे कि वो डॉक्टर के पास गए चेकअप कराने। फिर डॉक्टर ने MRI कराने को कहा और पता है क्या डिस्कवर हुआ? आपने गेस कर ही लिया होगा अभी तक। राफेलो को एक्चुअली में एक ब्रेन ट्यूमर था जो कि शुरुआती हो रहा था और जिसको निकालने की जरूरत थी। और फिर डॉक्टर जल्दी से उसका प्रोसीजर शुरू करते हैं और उस ट्यूमर को निकाल देते हैं, जिसके चलते उनका ब्रेन हेल्दी हो जाता है वापस से। लेकिन आप ये सोचो कि अगर वो नहीं जाते डॉक्टर के पास, इस ड्रीम को इग्नोर कर देते, तो शायद ही आज वो बचे होते। क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जिसका कोई भी क्योर नहीं है। अगर इनिशियल स्टेज में डिटेक्ट हुआ तो ही सब कुछ अच्छा हो सकता है। तो एक्चुअली में ये देखो, यही होता है प्री कॉग्निटिव ड्रीम्स। इसके बारे में मैंने पहले ही आपको बताया है, लेकिन एक सेलिब्रिटी का ऐसा किस्सा जिसपे किसी को यकीन नहीं होता है, ये उनमें से एक है। ये रियली में अनबिलीवेबल है। अब इसका मतलब ये नहीं कि जो भी नेगेटिव ड्रीम्स हमें आते हैं वो सब हमें कुछ न कुछ कहते हैं, ऐसा भी नहीं है। एक्चुअली में ये कोइंसिडेंस भी हो सकता है, क्योंकि ये सूडो साइंस की कैटेगरी में आता है। यानी ना इसका कोई लॉजिक है, ना कोई तर्क, ना कुछ। ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये बताना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं है इस बात का। लेकिन फिर भी इस चीज के चलते उनकी जान बच गई, ये बहुत बड़ी बात है। और इस फैक्ट की सबसे मेन बात है कि ये जो ड्रीम था वो सिर्फ ड्रीम ही नहीं था ना। उन्होंने कहा कि ये बहुत विविड था, यानी उनको एकदम असली जैसा लगा था। और यही सबसे अजीब बात है। इसका मतलब अगर ये चीजें सही है, प्री कॉग्निटिव ड्रीम्स एक्चुअली में एग्जिस्ट करते हैं, तो ड्रीम्स हमें कुछ कुछ साइन देते रहते हैं जिसके बारे में हमें सोचना चाहिए। और यही हुआ मार्क राफेलो के साथ। उनको जो कंडीशन था उसका नाम है एक्विस्टिक न्यूरोमा और ये बहुत ही ज्यादा रेयर ब्रेन ट्यूमर है। नेक्स्ट अमेजिंग फैक्ट, ये फैक्ट है मार्वल फैंस के बारे में। जो डेडपुल का कैरेक्टर है उसके अंदर ऐसी पावर्स हैं, आपको पता ही होगा, कि वो अपना ऑर्गन्स फिर से ग्रो कर लेता है। जैसे उसका ऑर्गन कटता है वो जल्दी से वापस ग्रो कर लेता है। तो फैक्ट ये है कि जो डेडपुल का कॉमिक्स है उसमें डेडपुल अपना ऑर्गन डोनेट करता है रेगुलर बेसिस पे, क्योंकि उसका ऑर्गन काट देता है और डोनेट कर देता है और फिर से ऑर्गन उग जाता है। और ये बहुत कम लोगों को पता है। आपको और एक सीक्रेट बात बता दूं, रीजेनरेटिव मेडिसिन, ये एक मेडिसिन का कैटेगरी है जिस पर रिसर्चेस लगातार जारी है कि ऐसी कोई मेडिसिन हो जिससे जो भी ऑर्गन कट जाए वो वापस बहुत तेजी से उग जाए। अब डेडपुल की तरह 5-6 सेकंड में तो नहीं, लेकिन अगर बॉडी के किसी पार्ट को रिकवर करने में मान लो कि 1 साल लगते हैं, तो वो 1 महीने में क्यों ना हो जाए। तो इसी चीज पे रिसर्च होते रहती है और इसी को कहा जाता है रीजेनरेटिव मेडिसिन रिसर्च। तो इसका मतलब डेडपुल का ये जो अमेजिंग प्रॉपर्टीज है, यही चीज एक्चुअली में साइंस ट्राई कर रही है। अब 1 मिनट में उग जाए ऐसा तो शायद 1000 साल बाद हो पाएगा, लेकिन फिलहाल 1 साल को कम करके अगर किसी मेडिसिन टैक्टिक के जरिए 1 महीने या 15 दिन पर भी ला दें, तो ये विज्ञान के लिए बहुत बड़ी बात होगी और इसी चीज को ट्राई किया जा रहा है। नेक्स्ट अमेजिंग फैक्ट, चंद्रयान 3 जो कि भारत का पहला सॉफ्ट लैंडिंग मिशन है, वो सक्सेसफुली सॉफ्ट लैंड करता है 23 अगस्त 2023 को। और इसी सक्सेस के बाद 23 अगस्त को नेशनल स्पेस डे के नाम से अनाउंस किया जाता है। जिस लोकेशन पर चंद्रयान 3 उतरता है उसी पॉइंट का नाम है शिव शक्ति पॉइंट। चंद्रयान लैंड करने के बाद सबसे पहला इमेज भेजता है, एकदम रॉ इमेज, जो कि एकदम सामने मौजूद
मून के एक खड्डे को भी हमें दिखाता है। फिर इसके बाद चंद्रयान के अंदर रोवर जो मौजूद होता है उसका फोटो सबसे पहले रिलीज होता है, जिसको देखकर पूरा भारत एक साथ अप्लॉज करता है। उसके बाद चंद्रयान का एक फुटेज रिलीज करता है इसरो, वो फुटेज जिसमें जब नीचे उतर रहा था चंद्रयान तब कैसे वो रोटेट कर करके उतर रहा था, उसका कंप्लीट वीडियो इसरो ने रिलीज किया, जो कि ये था। उसके बाद चंद्रयान से रोवर उतर रहा है नीचे, इसका भी फुटेज इसरो ने रिलीज किया। और उसके बाद प्रज्ञान रोवर लग गया अपने काम पर, वो काम जिसके लिए वो बना है, यानी चांद पर मौजूद वहाँ का जो भी धूल है, जो भी डस्ट है, जो भी सॉइल है, उसका इंस्पेक्शन, और वाटर कहाँ है, कितने मात्रा में है, इस चीज का इंस्पेक्शन। लेकिन फिर ये सब देखते हुए पूरे भारत के मन में एक सवाल आता है कि चंद्रयान वापस क्यों नहीं आएगा? क्या कारण है कि चंद्रयान वापस नहीं आ रहा है? तो देखो, यहाँ पर आपको ये जानना चाहिए कि चंद्रयान 2 हो जो कि फेल हो गया था, या फिर चंद्रयान 3 हो जो कि एक सक्सेसफुल मिशन रहा। चाहे कोई भी तरह का मिशन हो, जो यान है वो हमेशा चांद पर ही रहता है। मतलब वैज्ञानिकों ने शेड्यूल ही किया है इसको 15 दिनों के लिए, यानी इतने सालों की मेहनत एक्चुअली में 15 दिन के लिए ही की गई थी। ऐसा नहीं है कि प्लान कुछ और किया गया था, कुछ रॉन्ग हो गया तो फिर अब वो 15 दिन तक रहेगा फिर वो खराब हो जाएगा, वैसा नहीं। ये सब प्री प्लान्ड है, और वो भी एकदम कॉन्शियसली प्री प्लान्ड। और 15 दिन के लिए ही इस रोवर को काम पे लाने के लिए इसे ऐसे ही प्रोग्राम किया गया था। 15 दिन बाद या फिर जब तक ये 20 या 25 दिन तक मे भी जिंदा रहे, यानी इसमें पावर रहे, तब तक ये काम करेगा। उसके बाद ये वहाँ पर बिल्कुल लोनली होकर वैसे ही स्टिल रूप में एक जगह पर रहेगा। जी हाँ, चांद पर ना कोई हलचल है, और ऑफ कोर्स ना कोई एटमॉस्फेयर है, ना कोई डिस्टरबेंस, एकदम शांति, और ना ही कोई आवाज। यानी जैसे जो कण है, एक एक धूल का कण इटर्निटी तक वैसा ही का वैसे ही रहेगा, जब तक उसे कोई एक्सटर्नल फोर्स इफेक्ट ना करे। यानी जो भी आप चांद पर धूल, मिट्टी ये सब देख रहे हो, ये करोड़ों साल तक वैसे ही का वैसे ही रहेगा। और जैसे कि अपोलो मिशन में जो एस्ट्रोनॉट्स थे जो कि चांद पर उतरे थे, नासा के, अमेरिका के, उनका जो पैर का छाप है वो आज भी चांद पर मौजूद है अनडिस्टर्ब्ड, 50 सालों बाद भी। अब ऑफ कोर्स धरती के मिट्टी पर वैसा कोई चिन्ह कोई बनाए तो हवा, धूप, पानी से वो मिट जाएगा और वो नहीं रहेगा, वो मिट्टी में घुल मिल जाएगा। लेकिन चांद पर ये कहानी नहीं है। इनफैक्ट मिलियंस ऑफ ईयर्स, यानी 10-10 लाख साल तक, या फिर बिलियंस ऑफ ईयर्स, यानी करोड़ों साल तक वो चिन्ह वैसा ही का वैसा ही रहेगा। यानी भारत चंद्रयान 3 के जरिए जो भी चिन्ह वहाँ पर छोड़ेगा चांद पर, वो हमेशा वैसे ही रहेगा। और काम खत्म होने के बाद जो प्रज्ञान रोवर है और जो लैंडर है वो भी वैसे ही वहाँ पर रहेंगे स्टिल। क्या है कि किसी भी स्पेस क्राफ्ट को जब हम वापस लाने का प्लान करते हैं तो उसका बजट सिर्फ इसी के चलते डबल हो जाता है, क्योंकि स्पेस क्राफ्ट को वापस लाना बहुत ही ट्रिकी काम है। और यही काम है कि देश के सेवा के बाद वो वही डेब्रिज बन के शांत रूप में लोनली रहकर बस अपना प्राण त्याग देगा, यानी उसकी मशीन्स ऑटोमेटिकली मेल फंक्शन कर जाएगी। स्पेस क्राफ्ट को फिर वहां से लिफ्ट ऑफ कराना, फिर चांद के ऑर्बिट में भेजना, फिर वहां से पुश करना धरती के तरफ, फिर मोस्ट इम्पोर्टेंटली धरती के वायुमंडल में वापस घुसना, इसको कहते हैं स्पेस क्राफ्ट री एंट्री। ये बहुत ट्रिकी सी चीज है और इसमें बहुत ज्यादा पैसा खर्च होता है, क्योंकि जो धरती का एटमॉस्फेयर है वो एक प्रोटेक्शन है धरती का। वहाँ पर कोई भी चीज आती है, एस्टेरॉइड, मीटेरॉइड या कुछ भी, धरती उसको डिस्ट्रॉय कर देता है, जला देता है। और यही कारण है कि स्पेस क्राफ्ट में ऐसे मेटल्स लगाने होते हैं जो कि 2 बार धरती के ताप को सहे, धरती के एटमॉस्फेयर के ताप को सहे, एक बार धरती से निकलते वक्त और एक बार वापस आते वक्त, जिसके चलते बजट बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। अब कोई मैन्ड मिशन होगा तब तो ये किया जाता है, चाहे कितना भी बजट लगे, ह्यूमन लाइफ की बात है इसलिए ये किया जाता है। लेकिन एक स्पेस क्राफ्ट जो कि बस डेटा भेजने के लिए है, ध्यान देना इस बात पर, सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि ये जो स्पेस क्राफ्ट है यानी चंद्रयान 3, ये सिर्फ डेटा भेजने के लिए है।
यानी जो भी वहाँ रीडिंग्स होगी उसको डिजिटल रूप में इसरो के हेडक्वार्टर्स में ये भेजेगा। ये हुआ सिंपल सा एक लॉजिक। ऐसा नहीं है कि वो चांद की मिट्टी को लेके फिर वापस धरती पर आएगा, ऐसा नहीं होने वाला। इस चीज के लिए इसरो के और अपकमिंग मिशंस आएंगे, इसमें वो मून के सैंपल्स को एक्चुअली में धरती पे वापस लाएंगे, लेकिन सिर्फ वहाँ पे स्टडी करने के लिए यानी रिसर्च पर्पस के लिए चंद्रयान 3 को भेजा गया था, जिसमें कि विक्रम लैंडर मौजूद है और प्रज्ञान रोवर मौजूद है। मतलब आपको अभी तक तो पता चल ही गया होगा कि स्पेस में कोई चीज जाती है तो वो वापस नहीं आती है अनलेस उसको वैसे ही डिजाइन किया जाए, वैसे ही बजट किया जाए। लेकिन आमतौर पर ज्यादातर स्पेस मिशंस जो कि अनक्रूड होती है, यानी जिसमें क्रू नहीं होता है, यानी जिसमें इंसान नहीं होता है, उसमें वापस आने का कोई मैकेनिज्म नहीं बनाया जाता है ताकि डेटा भी मिल जाए, रिसर्च रिपोर्ट धरती पर बैठे बैठे तैयार हो जाए और उसको वापस लाने की जो एक्सट्रीम खर्चा है, इस खर्चे को करने की जरूरत ना पड़े। नेक्स्ट अमेजिंग फैक्ट, आपको पता है रशिया ने वीनस प्लैनेट पर, जो कि एक्सट्रीमली हॉट प्लैनेट है, जहां पर लैंडर कुछ मिनट्स तक ही रह पाता है, तुरंत गल जाता है, तो रशिया ने बहुत सारे स्पेसक्राफ्ट वीनस पर भेजे हैं। लेकिन बिकॉज ऑफ द एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर जो कि वीनस पे है, उसके चलते ये क्रश हो जाते हैं। वेनेरा 7 रशिया का पहला स्पेसक्राफ्ट था जो कि लैंड किया अनदर प्लैनेट पर 15 अक्टूबर 1970। इस दिन को रशिया का स्पेसक्राफ्ट वेनेरा 7 एक इतिहास रच दिया, क्योंकि तब तक मून पर बहुत सारे स्पेसक्राफ्ट ऑर्बिटर वगैरह जा चुके थे, लेकिन किसी और प्लैनेट को कोई टच नहीं किया था। यानी जैसे कि वीनस, मार्स, ये सब प्लैनेट्स हैं, मून सैटेलाइट की बात नहीं हो रही है। प्लैनेट पर कोई लैंडर नहीं गया था जो कि प्लैनेट पर लिटरली लैंड करे, लेकिन वेनेरा 7 बन गया पहला स्पेसक्राफ्ट जो कि अनदर प्लैनेट पर लैंड किया था, और उस प्लैनेट का नाम है वीनस। वो वहाँ का टेम्परेचर रिकॉर्ड किया और बहुत सारे डेटा पॉइंट्स को इकट्ठा किया, और टेम्परेचर कितना आया पता है? 464 डिग्री सेल्सियस, यानी बॉइलिंग वाटर का जो टेम्परेचर होता है उससे 4 गुना ज्यादा गर्म। उसके बाद रशिया का वेनेरा 8 हुआ, जो कि लैंड करने के बाद उसका लाइफ बस 50 मिनट था, क्योंकि उतने देर ही वो सह सकता था गर्मी को, उसके बाद वो मर जाने वाला था। और वैज्ञानिकों को ये बात अच्छे से पता थी, इसलिए 50 मिनट तक जो भी डेटा हो पाया उसको गैदर किया गया, उस सरफेस डेटा को, और रशिया के हेडक्वार्टर्स में वो डेटा आया भी। फिर वेनेरा 9 वीनस के और जटिल जगहों पर लैंड किया और पहला ऐसा फोटो लिया, एक फर्स्ट क्लोजअप फोटोग्राफ जो कि बिल्कुल क्लियर था। उसके बाद जब वेनेरा 10 हुआ, उसने भी बहुत सारे फोटोग्राफ्स को लाया और वहाँ के रॉक्स को भी इनफैक्ट स्टडी किया। फिर वेनेरा 11 हुआ, फिर वेनेरा 12 हुआ, जो कि करीब 110 मिनट तक उस सरफेस पे रहने में कामयाब हो गया। मतलब लॉन्गेस्ट टाइम तक कोई यान अगर इतने गर्म जगह पर है तो उसका रिकॉर्ड वेनेरा 12 को जाता है, जो कि 110 मिनट तक वहाँ पर था, उतने ज्यादा प्रेशर और हीट में। 110 मिनट 400-500 डिग्री सेल्सियस में बहुत होता है। तो क्या आपने एक चीज नोटिस किया, ये जितने भी मिशंस हुए हैं ये सब बने ही हैं वहाँ पर खत्म होने के लिए, वो वापस आने के लिए बने ही नहीं है, क्योंकि इतने लागत के बाद, इतने सालों की मेहनत के बाद जो ये स्पेसक्राफ्ट लॉन्च हुए, वीनस पर गया, सिर्फ 50 मिनट 110 मिनट इतना ड्यूरेशन के बाद वो वहीं पर खत्म हो जाते हैं। तो मेन बात है, डेटा कलेक्ट करना वैज्ञानिकों की मेन प्रायोरिटी होती है, न कि स्पेसक्राफ्ट को लाना। जो डेटा कलेक्ट हो रहा है वही काम आता है विज्ञान के, ताकि हम यूनिवर्स को और अच्छे से समझ सके। और वापस लाने की जहाँ तक बात है तो उसकी जो प्लानिंग है वो सिर्फ और सिर्फ ज्यादातर क्रूड मिशंस में की जाती है। अभी हाल ही में नासा का जो आर्टेमिस मिशन है, आर्टेमिस 1, जो आर्टेमिस 2 होने वाला है, उसमें तो इंसान जाएगा चांद पर, तो जो 1 हुआ उसमें टेस्टिंग किया गया कि जाके वापस आ पाता है या नहीं। तो इस टेस्टिंग में तो वो सक्सेसफुल हो गया। तो ये आर्टेमिस 1 उन रेयर स्पेसक्राफ्ट्स में से है जो कि धरती पर वापस आया है, क्योंकि कोई भी अगर आपको कहे ना कि ये स्पेस मिशन था, वो उस प्लेनेट पर गया और फिर धरती पर वापस भी आया, तो ये जो 3 लाइन लास्ट मैंने कहा, ये उतना सुनने को नहीं मिलता है, क्योंकि चाहे वो कसीनी हो, कसीनी वही स्पेसक्राफ्ट जो कि सैटर्न तक गया था, वहां पे जाके फोटो भेजा था नासा को। तो कसीनी जो है उसका भी जब जर्नी एंड हुआ तब वो उसी प्लेनेट में मिलकर विलीन होकर वहीं मारा गया, लेकिन उसने बहुत सारा डेटा भेज दिया था ऑलरेडी और अपना काम पूरा कर दिया था।
कसीनी ने ऑलमोस्ट 300 ऑर्बिट्स लगाए थे सैटर्न के, 300 बार घूमा था उसके चारों तरफ और 8 बिलियन किलोमीटर्स धरती से दूर गया था अपना ये काम करने के लिए। नासा के वैज्ञानिकों ने ऐसे स्टेटमेंट्स दिए जैसे कि एवरीथिंग दैट वी आस्क्ड इट टू डू इट डिड एंड मोर, यानी जितना हमने उससे करने को कहा उससे कहीं ज्यादा कसीनी ने भेजा हमें। लास्ट में कसीनी को जानबूझकर क्रैश कराया गया। कसीनी का बजट $3 बिलियन था, यानी करीब 24,000 करोड़ रुपए। द मिशन टू द सैटर्न, आपने सही समझा, कसीनी को डेलिबरेटली क्रैश कर दिया गया, यानी जानबूझकर क्रैश किया गया। कोई एक्सीडेंट नहीं था ये, क्योंकि 20 साल से इस मिशन ने जो भी डेटा भेजा है उससे ये पता चला है सैटर्न का 6th लार्जेस्ट मून एनसेलेडस एक ऐसी स्पेशल जगह है जहां पर लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है, यानी वहां पर एक्चुअली में बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ हो सकता है। लिक्विड वाटर कंफर्म्ड है और कई ऑर्गेनिक मटेरियल्स को भी पाया गया है। और कसीनी का जो रूट था वो ऐसा था कि अगर उसको ऐसे ही छोड़ दिया जाता है स्पेस डेब्रिस के तौर पर तो उसके लोकेशन के हिसाब से वो इसी चांद पर जाकर हिट करता। लेकिन वैज्ञानिक उस दुनिया को कॉन्टेमिनेट नहीं करना चाहते हैं जहां पर लाइफ इवॉल्व हो सकता है अनटच्ड बाय ह्यूमंस। तो वहां पर नासा के वैज्ञानिक किसी भी तरह का क्रैश नहीं करना चाहते थे, अनटच्ड ही रखना चाहते थे, ताकि नेचुरली जो भी लाइफ के बिल्डिंग ब्लॉक्स वहां पर फॉर्म हो रहे हैं वो पीसफुली वहां पर हो। और इसी कारण से चांद को हिट न कर जाए ये कसीनी स्पेस डेब्रिस के रूप में कसीनी को सैटर्न में घुसा दिया गया, क्रैश करा दिया गया, गैस में मेल्ट करा दिया गया और इसी तरह कसीनी एंड हो जाता है, समाप्त हो जाता है। ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग कहानी थी कसीनी की। तो इसी तरह चंद्रयान 3 हो या फिर कोई और स्पेसक्राफ्ट, वो बस अपना काम करते हैं, डेटा भेजते हैं और ज्यादातर केस में वापस नहीं लौटते हैं। स्पेस की दुनिया की ये एक नॉर्मल सी बात है और यही आंसर था इस सवाल का कि चंद्रयान 3 वापस क्यों नहीं आएगा या फिर कोई भी स्पेसक्राफ्ट जब जाता है तो वापस क्यों नहीं आता है। तो समरी यही था कि उसको बस डेटा भेजना होता है और मैंड मिशन हो तभी वापस लेने का बजट बनाया जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना।